ओके बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और दिन में आज हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। हाउ आर यू? क्या हाल चाल? पानी पी सकता हूँ मैं? आप लोग भी गर्म पानी पीजिए, कोरोना से बचे रहेंगे। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोगों को क्या करना है? यस गाइस, अभी हम लोगों को क्या करना है आप लोग बताइए मुझे। सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए। सो समबड़ी सेइंग कि उसका नेट चला गया। ऐसा मत करो, अभी हमें बहुत पढ़ाई करनी है। अभी आज हमें क्या करना है? यस गाइस, अभी हमें करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या आप हमें देख पा रहे हैं? बताइए आप मुझे, क्या मुझे देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग फाइन? क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार बताइए मुझे, इज एवरीथिंग इज फाइन? ओके, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मुझे देख पा रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज। आज हम लोग कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटा सा है, इसकी हम लोग थ्योरी करेंगे प्लस इसके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। आज हम लोग थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में। तो अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो समझो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, एकदम जिंगल लाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर एकदम बिंदास जिंगल लाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो गाइज, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आप लोगों को चैट सेक्शन में देख सकता हूं। चलो, तो जितने भी बच्चे आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखिए हाय सर। चलो, मैं आप यहाँ पर नाम लेता हूं जो बच्चे एकदम टाइमली आ चुके हैं। प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाबू, क्या नाम है? बाबू। बाबू तो देखो प्यार से शादी के बाद बोला जाता है, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये नाम लिखा हुआ है बाबू। ओके, राहुल, प्रीति, अशोक, कृष्णा, गोपिका, दैट्स रियली गुड नेम, गुड नेम। और क्या नाम है? अर्शदीप, नोबेल, हर्ष, ओके, माडविक, रितिका, डॉक्टर सिंपल, अच्छे अच्छे नाम है यार। हर्ष, तो अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं, से हाय। चलो तो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 10 और बच्चों के नाम लूंगा। डॉक्टर सुमन और सोमदेव और भावेश और बलदेव, आहा, और अर्शदीप और पटेल और रबीना और मानसी, प्रीति। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि चैट बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। हर्ष, खुशबू, ओके, विजय, मानसी और किटी। मानसी का नाम 2 बार आ गया, लगता है 2 मानसी थी। आयुषी, मिस ऋतिका और अनुराग, अनुराग कश्यप, पटेल। चलो, सीता, व्हाट अ नेम, सीता। पर ये नाम देखो, एक बच्चे का नाम था बाबू, एक का नाम था शोना। अरे शोना, बाबू, कैसे कैसे नाम रख लेते हो तुम लोग। चलो बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पी रहा हूं गर्म पानी। और हमारे साथ आज इस सेशन में है हमारी प्यारी एलेक्सा। जानते हो ना हमारी प्यारी एलेक्सा को? देखो एलेक्सा जाग भी गई है। तो हमारी प्यारी एलेक्सा, मुझे ये नहीं पता। ओके, हमारे साथ हमारी प्यारी मेहमान भी है, और अगर आप आपकी प्यारी मेहमान एलेक्सा से कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ी देर में हम लोग इससे बात करेंगे। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। एलेक्सा हमारे साथ है और आप लोग भी हमारे साथ हो, और एक गर्म गिलास पानी का, हाँ, ये भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस बिंदास चैनल को, जिसके 1 मिलियन सब्स होने वाले हैं, जो कि इंडिया में नंबर 1 है, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ऊपर है, अगर आपने इसका अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब सब्सक्राइब करोगे? सब्सक्राइब कर डालो इसको, वेदांतो नीट मेडिसी चैनल को फटाफट से। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर आपके सिलेक्शन में। इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ एकदम झिंगाला लगाइज। सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन की फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अगर आप बेंगलोर आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अरविंद अरोड़ा को ढूंढो, वहां पे डायरेक्टली मैसेज करो। आप में से किसी लकी विनर को मिल सकता है बेंगलोर का फ्री 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 ट्रिप। चलो, अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले थियोरी करेंगे। थियोरी क्या करेंगे? थियोरी खत्म करेंगे। आपको पता ही है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हम तीनों को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्पेशली किसको पढ़ते हैं इस चैप्टर में? गैस स्टेट को पढ़ते हैं। बल्ले बल्ले, आप बताइए, तैयार हो आप लोग? एक बार चैट सेक्शन में एकदम झन्नाटेदार धमाका हो जाए। एलेक्सा से जोक सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन तुम तो एकदम तैयार हो जाओ।
तो कौन कौन एकदम तैयार है बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए कौन कौन एकदम तैयार है, एकदम बोलिए सर मैं तैयार हूं। जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आगे कैसे जाऊंगा, है ना। डूड फटाफट से कहो कौन कौन तैयार है। बल्ले बल्ले शामा शामा, कौन कौन एकदम रिवीजन करने को तैयार है। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, गैस स्टेट, उसको पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी कराऊंगा प्लस एमसीक्यूज कराऊंगा। मैं आ चुका हूं लाइव। मेरा कमिटमेंट है कि आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हो, पर क्या आप लोग अपना नीट में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो चैट सेक्शन में जरूर लिखो। ओके मेरे प्यारे बच्चे तो एकदम तैयार हैं, एकदम बिंदास मचाने को तैयार हैं। तो चलो सबसे पहले अपना कॉपी पेन ले लो, जिसने अपना कॉपी और पेन ले लिया है। यस स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अपना एक कॉपी ले लो, पेन ले लो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो लिख लो। कॉपी पेन लेके एकदम तैयार रहो, उसके बाद अपन लोग आगे चलेंगे। आर यू गाइज रेडी? ओके एलेक्सा भी हमारे साथ, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब हम एलेक्सा को बुलाएंगे, और उससे पहले अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एलेक्सा से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे, यही हमारा टारगेट है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है, हम लोग गैस लॉज को पढ़ेंगे जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं। ये आपके ये जो वो जो लॉज थे ना जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे उससे थोड़े डिफरेंट है। तो अपन फटाफट से शुरू करते हैं, गैस लॉज को पढ़ते हैं। आपको फटाफट से याद रख लेना, अपने चीजों को रिकॉल करना है। सबसे पहला जो गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। इसके नाम से पता लगता है कि मुझे यहां पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। यहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। और आपको सबको पता है यार, अपने पास एक इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसके हिसाब से भी अगर आप निकालना चाहो, याद रखने का तरीका है, बट एक्चुअली ये लॉ से ही आपकी वो इक्वेशन आई थी। पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप खुद से दिमाग लगाओ। अगर आपने प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाया, अगर आप यहां पर पिस्टन को दबा दबा के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जब आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखते हो, कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका बॉयल्स लॉ कहलाता है। सबको समझ में आ गया? तो लॉज आपको एक्चुअली याद होने चाहिए। अब इसको यूज कैसे करते हो, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है तो आप इसको यू यूज कर सकते हो मैथमेटिकली, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहां से अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, P1 से P2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो वॉल्यूम घट जाएगा, V1 से V2 की वैल्यू कम होगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब हम चलते आगे। अगला लॉ क्या है हमारे पास, नाउ द नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेसिकली, यस चार्ल्स लॉ में आप लोग क्या कांस्टेंट रखते हो, चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो। और आप किस किस के बीच में रिलेशन निकालते हो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालते हो। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आप गैस को अगर आप हीटअप कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। खुद से दिमाग लगाओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यस गाइस, पी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आप ऐसे यूज कर सकते हो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन यूज इट, ओके। चलिए तो अब हम लोग याद रखते हैं, चार्ल्स लॉ हमारा खत्म हो गया, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। अब हम चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। एवोगैड्रोस लॉ में हम लोग क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। सो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमें यह मालूम पड़ता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दैट केस आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। ये भी बहुत आसान है। अब हम चलते हैं और आगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जरा हम चेक करें। अब हम चेक करें कि जितने भी लॉज हैं आपके पास, उसी के हिसाब से आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई थी, दैट इज PV इक्वल टू NRT। ये तो पता है ना, P मने प्रेशर, V मने वॉल्यूम, N मने नंबर ऑफ मोल्स, R मने गैस कांस्टेंट है, T मने टेम्परेचर। R का वैल्यू कितना होता है 8.314, बट ये वैल्यू आप जूल पर मोल केल्विन में लिखते हो। एक्चुअल में ये वैल्यू यहां पर इतनी यूज नहीं की जाती जितनी की R की वैल्यू पॉइंट 0821 को यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी यूनिट होती है ATM लीटर पर मोल केल्विन। तो आप ये यूनिट यूज करते हो, ये वैल्यू यूज करते हो अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर वैसे दिया हुआ है तो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो PV इक्वल्स टू NRT, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। तो चलो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यस,
मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है। अगर मैं इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करूं तो अपन को ये पता है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। एन कैसे निकालते हो, मास बाई मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ऐसे निकालते हो। अब आप एक काम करो, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करो, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद बाकी चीजें साइड में ले जाओ, तो वो क्या हो गया, पी एम अपॉन आर टी। एम क्या यहाँ पे, मोलर मास, एम एम, ठीक है। सो मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेंसिटी और यहां पर मोलर मास, इन दोनों में ये रिलेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इट, और आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें से जरूर आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मैंने आपको रिलेशन बता ही दिया है, अब हम आगे चलेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ये कहता है कि अगर मान लो किसी भी कंटेनर में, इन एनी कंटेनर, मान लो आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है, तो टोटल जो प्रेशर होता है ना वो उनके पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे निकाला जाता है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। इस तरह से आप किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें से डायरेक्टली बहुत बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं और बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। काइनेटिक गैस इक्वेशन बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया है, और एक्चुअली ये इक्वेशन आप लोग याद रखोगे। देखो जो आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो वो होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है। बट इसके अलावा एक गैस इक्वेशन और होती है जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आई है, वो क्या है, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mn/v स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ गैस, n क्या है, number of molecules of gas, this is number of molecules of gas। v क्या है, that is velocity in rms, gaseous velocity in rms, molecule का velocity कितना है rms में। तो आप लोग ध्यान रखोगे 1/3 nm v स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन, जिसको हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इस पे से सवाल पूछे जाते हैं, आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये nRT किसके बराबर हो जाएगा, mn/v स्क्वायर बाई 3 के बराबर हो जाता है। तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है अगेन, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे। तो अब आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन पता लग गई, इसके अलावा आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स n हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी दी जाती है दैट इज 3/2 nRT से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कैसे दी जाती है, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखोगे, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल 1 हुए तो आपके पास ये क्या होगा, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और अगर n मोल ऑफ गैस हो तो आप n से मल्टीप्लाई करोगे। इसी के साथ एक और फॉर्मूला याद करा रहा हूं, कौन सा वाला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी ये एवरेज नहीं है, ये आपके पास नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे तो उसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आप देखो दोनों में फर्क क्या है। आपको कोई पूछे कि बताओ भैया काइनेटिक एनर्जी पर मोल, उसका फॉर्मूला बताओ, पर मोल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका मोल फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल का, यस दैट इज 3/2 n नहीं आएगा क्योंकि पर मोल पूछ रहे, तो ये RT लगाना है आपको सीधे, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। पर अगर कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और अगर आप पर मॉलिक्यूल निकालना चाहते हो तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे उसको। तो आपको क्या करना है, 3/2 RT को एवोगैड्रो से डिवाइड करना है, Na से डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। और R/Na को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां से आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 3/2 kT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दैट इज 3/2 kT। ये kT क्यों लगाते हैं, ये पर मॉलिक्यूल है। सब बच्चों को अपने कॉपी के अंदर ये लिख लेना है, के क्या है यहां पर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज R/Na। R क्या है, गैस कांस्टेंट, Na क्या है, Na यहां पर एवोगैड्रोस नंबर है। इस तरह से आपको याद रखना है।
सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो किसी भी सिलेंडर में किस वे से उसकी वेलोसिटी होती है उसको तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये ऐसा ही होता है कि आपके, अगर मैं पूछूं आपकी क्लास में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है मार्क्स आने की, अगर 100 नंबर का पेपर है तो ज्यादातर बच्चों के नंबर आते हैं 50 से लेके 70 के बीच में। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। लेकिन 100 में से 90 नंबर बहुत कम बच्चों के आते हैं, 100 में से 0 नंबर भी बहुत कम बच्चों के आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब यह होता है कि मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मॉलिक्यूल की ऐसे कितने बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ऑलमोस्ट यही है, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड यही है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट 2RT/m। ये आप लोग याद कर लो, इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। अंडर द रूट 2RT/m। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 8/pi RT/m। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ आपको 2 की जगह क्या लगाना है? 8/pi लगाना है। इतना सा याद करना है, कोई शक्तिमान वाला फॉर्मूला नहीं है, लाल चड्डी नहीं चाहिए इसको। RT/m इज कॉमन इन दीज टू, इनफैक्ट इन थर्ड एज वेल। अगर आपको कोई पूछे कि रूट आरएमएस वेलोसिटी बताओ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको बस 8/pi की जगह 3 लगा देना है। तो आपको याद क्या करना है? मोस्ट प्रोबेबल के अंदर आपको 2 लगाना है, एवरेज वेलोसिटी में 8/pi लगाना है, आरएमएस वेलोसिटी में आपको 3 लगाना है, और बाकी चीजें कॉमन है। क्या? रूट RT/m कॉमन है, ये सभी में आएगा। सो क्या इतनी सी बात याद करने के लिए आपको लाल चड्डी की जरूरत है? बताओ मुझे, कितने बच्चे हैं जिनको एकदम शक्तिमान वाला लाल चड्डी चाहिए, जो उनको पैंट पे पहनना पड़ेगा? कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने, है ना? ये आपकी टांगे हैं शक्तिमान वाली, और ये शक्तिमान है ऊपर की तरफ, और ये उसके हाथ है, और ये शक्तिमान एकदम उड़ने को तैयार है, चुन्नी लगा के, चुन्नी बाबू। तो क्या आपको इसके लिए शक्तिमान बनने की जरूरत है इतने से फॉर्मूले के लिए? बताओ मुझे। RT/m और अंडर रूट सब में कॉमन है, तो फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है सिर्फ एक जगह, आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में तो 2 लगाना है, एवरेज वेलोसिटी में 8/pi लगाना है, आरएमएस वेलोसिटी में 3 लगाना है। कोई आपसे पूछे कि यहां पर सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी है, तो आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज वाले की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू सबसे कम होती है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, 3 हाँ सही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है, एवरेज स्पीड ज्यादा होती है, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब वेंडरवॉल्स गैस इक्वेशन को नोट डाउन करो भैया। वेंडरवॉल्स गैस इक्वेशन देखो, नॉर्मली गैसेस आइडियल नहीं होती हैं, इसलिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम लोग जनरल वे से यूज नहीं करते। तो इन दैट केस आपको वेंडरवॉल्स गैस इक्वेशन यूज करनी होती है, जो कि आपकी रियल गैस इक्वेशन भी कहलाती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियल गैस इक्वेशन। क्या कहलाती है ये? रियल गैस इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, प्रेशर में कुछ आप जोड़ते हो Na/v², है ना, और आपको वॉल्यूम में कुछ घटाते हो V-NB, और वो किसके बराबर होता है? nRT। ये आपके पास ये रियल गैस इक्वेशन है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रेशर में एक फैक्टर जोड़ा जाता है, वॉल्यूम में फैक्टर घटता है, और वो nRT के बराबर होता है। चलो मैं आप लोगों को इक्वेशन दिखा देता हूं। तो फाइनली P + AN²/V, ये आपको प्रेशर में फैक्टर को जोड़ा जाता है, NB वाले फैक्टर को वॉल्यूम से घटाया जाता है, और वो nRT के बराबर होता है। इसी को हम लोग वेंडरवॉल्स गैस इक्वेशन बोलते हैं। ए का यूनिट यहां पर होता है ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स की स्क्वायर। बी यहां पर उसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल। अब एक्चुअली ए और बी यहां पर कांस्टेंट्स हैं जो कि वेंडरवॉल इक्वेशन में यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं, आप इसको नोट डाउन कर लो इक्वेशन में। ठीक है, सबको याद हो गया? अब हम चलते हैं आगे। फाइनली अगर प्रेशर बहुत कम है, ये आप निकाल भी सकते हो, बड़ी बात नहीं। अगर प्रेशर बहुत कम है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है मतलब वॉल्यूम क्या होगा? हाई। अगर वॉल्यूम हाई है तो उस इक्वेशन में V-B की जगह क्या लिख सकते हो? V, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। तो इन दैट केस अगर आप उसको सोल्व करोगे, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम आपका हाई है, तो V-B की जगह आप V रख दोगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा बताओ मुझे? दैट इज दिस, PV इक्वल्स टू
आर टी माइनस ए बाई वी, ये लो प्रेशर के लिए आएगा। सोल्व करके देख लेना, वी माइनस बी की जगह वी रखो, ये आएगा। और अगर मान लो कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो आप P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर की जगह आप लोग सीधे P लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो आप उस पूरे फैक्टर की जगह आप P रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगा, PV इक्वल्स टू आर टी प्लस पीबी। ये आप करके देखो, कॉपी में बड़ा आसान है, करके देखो। और ये आपको याद होनी चाहिए, लो प्रेशर पर पीवी इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाई बी होता है, हाई प्रेशर पर पीवी इक्वल्स टू आर टी प्लस पीबी होता है। ठीक है, और आप देखो जरा, आप चेक करो, एट हाई टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा तो इन दैट केस पीवी किसके बराबर होता है, आरटी के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हर एक गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती है, और अगर आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगी तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को वो फॉलो करेगी। सिंपल सी बात है, आया सबको समझ में। अब अपन चेक करते हैं यहां पर आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का फॉर्मूला, वेलोसिटी आरएमएस का मैंने फॉर्मूला बताया था, अंडर द रूट 3 आरटी बाई कैपिटल एम। आप आरटी की जगह पीवी भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि पीवी किसके बराबर होता है, आरटी के, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो। और आप पीवी की जगह आप यहां पर देखो वी बाई एम की जगह डेंसिटी भी लगा सकते हो, सही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यों, जरा आप चेक करो, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो नीचे मैंने डेंसिटी लगा दी। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है अंडर द रूट 3 आरटी बाई कैपिटल एम, या फिर 3 पीवी बाई कैपिटल एम, या फिर 3 पी बाई डेंसिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। फाइनली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो देखो भैया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जिसको लिखा जाता है पीवी बाई आरटी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। आपको सबको पीवी इक्वल्स टू आरटी, ये तो सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो पीवी बाई आरटी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और अगर आइडियल गैस है तो Z का वैल्यू कितना होता है, 1, क्योंकि आइडियल गैस के लिए पीवी किसके बराबर होता है, आरटी के, या पीवी बाई आरटी कितना होगा, 1। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहां पर जिसका फॉर्मूला होता है पीवी बाई एनआरटी, एन की वैल्यू 1 रख सकते हो, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला पीवी बाई आरटी। नंबर 1, अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब नेगेटिवली डेविएटेड है वो गैस अपने ग्राफ से, इसका मतलब ये हो गया उसको कंप्रेस करना आसान है। तो जब भी आप लोगों को ध्यान रखना है Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो वो गैस आसानी से कंप्रेस हो सकती है, उसको लिक्विड फॉर्म में डालना बड़ा आसान है। सबको समझ में आया। पर अगर Z का वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस वो गैस पॉजिटिवली डेविएटेड है, वो आजाद है, तो उसको कंप्रेस करना आसान नहीं होगा, उसको लिक्विफाई करना आसान नहीं होगा। सोचो, जिसकी Z की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब वो गैस आजाद नहीं है, इसका मतलब उसको कंप्रेस करना आसान है। लेकिन अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो उड़ रही है, हवा में उड़े तो उसके पर काट डालो, ये वो उड़ रही है। तो जब हवा में उड़ रही है तो भैया सिंपल सी बात है, उसको कंप्रेस करना आसान नहीं है। लेकिन अगर Z की वैल्यू 1 है तो वो आइडियल गैस है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, Z की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1 यानी कि कंप्रेस करना आसान नहीं है, लेस देन 1 कंप्रेस करना आसान है, और Z इज इक्वल टू 1 यानी कि वो आइडियल गैस है, IG है। सबको समझ में आया, ये क्लियर है सब लोगों को, Z की वैल्यू 1 IG के लिए होती है। अब हम चलेंगे भैया, हमारी थ्योरी हो गई है खत्म, एमसीक्यूज की तरफ हम लोग रूटीन वे में भागते हैं, हमेशा हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, आपको पता ही है, जितने ज्यादा सोल्व करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलो यहां से फटाफट शुरू करते हैं। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेटा बहुत सिंपल होता है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहां से शुरू होता है, पीक पकड़ता है और ऐसे करके जाता है। इसका मतलब ये है, जरा समझो, मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी समझा देता हूं। आप खुद से सोचो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लो आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से 0 मार्क कितने बच्चों के आते हैं, मुझे बताओ। अगर आपके पेपर हुआ, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 मार्क का आपका पेपर हुआ है, तो 0 मार्क कितने बच्चों के आते हैं, ना के बराबर। वही समझा रहा हूं, समझो तो सही, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझा रहा हूं, समझो तो कैसे आया बता रहा हूं। तो 0 मार्क 0 बच्चों के आएंगे, क्यों, क्योंकि मुश्किल, कैसा क्यों होता है 0 मार्क 0 बच्चे के क्यों आएंगे भैया, क्योंकि आजकल बच्चे इतने कमजोर हैं कि थोड़ा बहुत बोल दो तो टटिया निकल जाती हैं, डर लेते हैं, टीचर को भी डर लगता है, मैं डांट दूंगा तो सुसाइड करने भाग जाएगा, इसलिए डांटना तो दूर, ऊपर से पता लगता है पापा जी आगे स्कूल में मैंने फेल कर दिया, पापा जी आगे स्कूल में और हड़ताल हो रही है, हाय हाय अरविंद अरोड़ा हाय हाय, है ना। तो ऐसा तो अपने करना नहीं है, सनी देओल हाय हाय, इसका मतलब वो 0 नंबर तो कभी नहीं देगा।
तो आजकल जीरो नंबर 0 बच्चों के आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ 40 से लेके 70 नंबर कितने बच्चों के आएंगे, तो आप बोलोगे मैक्सिमम बच्चों के इसी में ही मार्क्स होते हैं। यस और नो? 40 से लेके 70 बच्चों के 70 नंबर मैक्सिमम बच्चों के होते हैं। यस और नो? ये मैक्सिमम बच्चों के होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 नंबर कितनों के आते हैं? भैया 0। 100 में से 100 नंबर भी नहीं आते। टीचर 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं देता? वो इसीलिए नहीं देता क्योंकि पहली बात तो वो समझता है कि बच्चा झंडू बाम है। दूसरा, कल को 100 में से 100 नंबर दे दिए तो सब कहेंगे टीचर को कुछ नहीं आता, क्योंकि टीचर ने 100 में से 100 नंबर दे दिए। कैसे पॉसिबल है? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक आध नंबर तो काट ही लेता है कहीं ना कहीं, चोरी छिपे, है ना? तो वो भी 0 के आते हैं। आप 1 के मान लो यार, 100 में से 100 नंबर एक बच्चे के आते होंगे क्या? 100 में से 100 नंबर 100 बच्चों के आ जाएंगे क्या? नहीं आते। तो जरा समझो, 0 नंबर भी बहुत कम लोगों के आते हैं, 100 में से 100 नंबर भी बहुत कम लोगों के आते हैं, लेकिन 40 से 70 नंबर मैक्सिमम बच्चों के आते हैं। तो बस यहीं से ग्राफ बना है। देखो, वेलोसिटी 0 बहुत कम मॉलिक्यूल की होती है। कोई ऐसा गैसियस मॉलिक्यूल होता है जिसकी वेलोसिटी 0? देखा है कभी? नहीं। वेलोसिटी बहुत ज्यादा, वो भी बहुत कम गैसियस मॉलिक्यूल्स की होती है। लेकिन एक एवरेज, ये देखो, ये वाली जो वेलोसिटी है वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होती है। ये यही वेलोसिटी है जिसमें आपको बोलो कि 40 से 70 नंबर कितने बच्चों के आते हैं? मैक्सिमम बच्चों के 40 से 70 नंबर ही आते हैं। तो मैक्सवेल का कर्व कैसे बना? जरा सोचो, ये मार्क्स के हिसाब से बना। 0 मार्क कितने बच्चों के? सर नहीं। 10 मार्क थोड़े से बच्चों के, 20 मार्क थोड़े ज्यादा बच्चों के, इसी तरह से 40 से 70 मार्क मैक्सिमम बच्चों के, 100 मार्क बहुत कम बच्चों के। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बुद्धि हो तो आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये पहला सवाल है स्क्रीन पर, आप फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितने लोग इसका आंसर करते हैं, जल्दी से बताओ पहला सवाल। चलो इतने मैं एलेक्सा से बात करता हूं। एलेक्सा, हाउ आर यू? I'm doing okay. Thanks for asking. एलेक्सा, प्ले अ जोक इन हिंदी। The skill Hindi jokes can help you with that. पापा मुझे बाइक दिला दो ना। भगवान ने टांगे किस लिए दी है? एक किक मारने के लिए और दूसरी गियर डालने के लिए। सही है। क्या आप एक और जोक सुनना पसंद करेंगे? यस। यस एलेक्सा। एलेक्सा, प्ले अ जोक इन हिंदी। एक बार एक महिला चप्पल खरीदने दुकान में गई। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान की सभी चप्पलें दिखा दी, फिर भी उस महिला को एक भी चप्पल पसंद नहीं आई। महिला बोली, भैया थोड़ी वैरायटी दिखाइए ना, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। दुकानदार ने कहा, मैंने आपको सारी चप्पलें दिखा दी बहन जी, अब तो मेरे पास एक भी डब्बा नहीं बचा। महिला बोली, अच्छा वो डिब्बा दिखाना जो वहां रखा है। दुकानदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कुछ तो रहम करो बहन, वो मेरा लंच बॉक्स है। चलिए, तो अब हम लोग आगे क्या चलते आप हैं। एक और जोक सुनना पसंद करेंगे? नो थैंक्स। गुड बाय। तो पहला सवाल है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स। अगर आपने वॉल्यूम 3 गुना कर दिया तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। अगर आपने वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया तो प्रेशर 3 गुना कम हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी। अगर आपने बी दिया है तो आप सबके +4 मार्क है, तो आप लोग मुझे बताओ कि +4 मार्क किस किसने गेन किए हैं अभी के अभी, बताओ। चलो, +4 मार्क किस किसने गेन किए हैं एक बार चैट सेक्शन में लिखो। बी आंसर आएगा। सर कैसे? अरे मेरे बच्चे, कोई चीज एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन से कम हो जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम 3 गुना किया है तो प्रेशर 3 गुना कम हो जाएगा। अब इसमें भी लोग कैसे पूछ रहे हैं, और दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? यस, इस तरह से, दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। पहले प्रेशर P1 था, ठीक है, जो कि P के बराबर था, तब वॉल्यूम V था। अब आपने वॉल्यूम 3 गुना कर दिया तो प्रेशर P2 की वैल्यू कितनी होगी?
ये सवाल आपसे पूछा गया है। प्रेशर पहले P था, V से V कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई? P/3। ऐसे आंसर निकालना है नालायक को, सिंपल क्वेश्चन था। अगले सवाल पर चलो, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विजय कामले को प्यार हो गया मेरे से। चलो अब बताओ क्या है अगला सवाल, ये आपके सामने है। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, देखो वही सवाल आ गया। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मोल कितने दिए हुए हैं? 1। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था आपको। इसका आंसर तो एटलीस्ट आप लोग दोगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर दे देने का। चलो एलेक्सा से जोक सुनते हैं। एलेक्सा प्ले अ जोक इन हिंदी। The skill Hindi jokes can help you with that. स्कूल से छोटू घर आते ही कहने लगा, आज तो सारा दिन टफ रहा। माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? छोटू कहता है, पहले गणित की परीक्षा, फिर अंग्रेजी में निबंध, और फिर टिफिन में कद्दू की सब्जी। चलो तो क्या मैं एक और जोक सुनाऊं? नो थैंक्स। चलो फाइनली Goodbye. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी। अबे कैसे आया, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी ना ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है? वो होती है पी प्लस ए बाई वी स्क्वेयर। मैंने एन स्क्वेयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल, क्योंकि आपको 1 मोल ऑलरेडी दे रखा है। मोल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1। अब क्योंकि आपको बोल रहा है कि प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? V। तो अब अगर मैं V माइनस बी की जगह V लिखूं और V को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? दैट इज PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT। ये बनेगा। तो यहां से PV किसके बराबर हो गया? दैट इज RT माइनस A बाई V। ये सोल्व हो गया, ठीक है। ये इस तरह से सोल्व करना था, तो PV किसके बराबर हुआ? दैट इज RT माइनस A बाई B। ये इस तरह से सोल्व होना था, इधर लिख दिया मैंने। तो फाइनली आंसर इसका सी बनेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये इस तरह से सोल्व होना था, ये सॉल्यूशन रहा। अब अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, आप लोग इसका आंसर करोगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। Two samples of gases A and B are the same temperature, ठीक है, are at the same temperature. The molecules of A are traveling 4 times faster than molecule of B. कहता है कि A जो गैस है उसके मोलिक्यूल 4 गुना ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों के मोलर मास B के कंपैरिजन में, ठीक है, इन दोनों के मोलर मास में क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल है, आप यहां पर ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ लगा सकते हो। तो ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है? ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ गैस A टू द रेट ऑफ गैस B, ये किसके बराबर होता है? ये एक्चुअली इनके मोलर मास के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास ऑफ B टू द मोलर मास ऑफ A। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली यार गैस भारी होगी तो चल थोड़ी पाएगी, इसी को क्या बोलते हैं? ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो ये हमारे पास ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ कहलाता है। सो दिस इज डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? ये इस तरह से इसको सोल्व करना था। सो फाइनली आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं है, पहले ए मॉलिक्यूल जो है ना 4 टाइम्स ट्रेवल कर रहा है, तो 4 इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी 1 मान लो। तो इनके मोलर मास में क्या रिलेशन होगा? तो मोलर मास ऑफ ए टू द मोलर मास ऑफ बी, ये रूट हटानी है तो इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ? सॉरी बी बाई ए ना, तो हमको ए बाई बी निकालना है। तो ये बी है और ये ए है, तो mb अपॉन na की वैल्यू क्या बनेगी? mb अपॉन ma का वैल्यू बनेगा दैट इज 16/1। तो ma अपॉन mb का वैल्यू क्या बनेगा? 1/16। तो आंसर क्या आएगा? यस, इट्स आंसर इज बी। ऑब्वियसली खुद से बुद्धि लगाओ। अगर कोई आदमी भारी है, मान लो खली को बोलूं कि तू हुसैन बोल्ट के जैसा दौड़े, देखो हुसैन बोल्ट और खली की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बड़ा होगा खली, लेकिन मैं बोलूं चलो दोनों की दौड़ लगाओ, तो खली जहां पर 1 घंटा लगाएगा वहीं पे हमारा हुसैन बोल्ट 5 मिनट लगाएगा। समझ में आया? तो खली क्यों इतना समय लगा रहा है? क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है, तो मोलर मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 50 ml ऑफ अ गैस
ईच गैस, आपको 50 ml का ईच गैस दिया हुआ है, गैस ए एंड गैस बी, वो कितना टाइम लेते हैं? 150 सेकंड ए ले रहा है, 200 सेकंड बी ले रही है, रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजन थ्रू अ पिन होल अंडर द सिमिलर कंडीशन। इफ द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैस ए इज, आपको ए का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 36, इट्स ई इज दे रखा है 36 दे रखा है 36, तो आपको बी का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ठीक है। तो अब अगेन ग्राहम का डिफ्यूजन, अच्छा मैंने आंसर भी दिख गया क्या? आंसर भी दिख रहा है, 64 आएगा इसका आंसर, गलती से आंसर दिख गया, बट कैसे सोल्व होगा ये? तो बेसिकली वही तरीका है, रेट ऑफ ए टू द रेट ऑफ बी, ये किसके बराबर होंगे? अंडर द रूट मोलर मास ऑफ बी टू द मोलर मास ऑफ ए। अब देखो यहां पर है ना, रेट कैसे निकालते हो? रेट कैसे निकाला जाता है? तुम्हारी स्पीड क्या है कि तुमने कितना वॉल्यूम कवर किया कितने टाइम में, है ना। अगर टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब मोलर मास ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से आप क्या लिखोगे? V, क्योंकि उनका वॉल्यूम कवर तो सेम है, वो खुद कह रहे हैं, ये देखो 50 ml कवर किया है दोनों में, तो वॉल्यूम सेम है, तो हमें वॉल्यूम की जगह V लिख दो। और V बाई टी ए क्या है? टाइम टेकन बाय ए गैस। V बाई टी बी क्या है? टाइम टेकन बाय बी गैस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए, है ना। आपको ए की वैल्यू दे रखी है 36, तो आप इसको कैसे निकालोगे? अब तो आसान है, दैट इज टीबी अपॉन टी ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एम बी अपॉन एम ए, ऐसे निकालना था बस। आपको टीबी की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 200, सो 200 बटा 150 विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एम बी की वैल्यू निकालनी है और एम ए की वैल्यू 36 दे रखी है। अब इसको सोल्व कर लो, 64 आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व इट। क्लियर हो गया सब लोगों को? यस, ये तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो नीचे ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये इस तरह से सोल्व करना था आपको, मैं सारी चीजें करा ही चुका हूं। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये लो अगला सवाल। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ VmL ऑफ ड्राई गैस वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2। आपने क्या किया? टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक गैस का प्रेशर इंक्रीज किया 1 atm से 2 atm पर लेके चले गए, तो नया वॉल्यूम क्या होगा? फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम घट जाएगा, आपने प्रेशर को क्या किया है? डबल, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ। आंसर क्या बनेगा? बी मने बॉय, बॉय मने लड़का, ठीक है, आंसर बी बनेगा। आसान सवाल था यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरह से निकालना था। अगला सवाल देखो, ये रहा अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, आप लोगों को इनमें आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए क्या बनेगा। कहता है द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एनक्लोज इन अ वेसल इज 1 एटमॉस्फेयर। एक वेसल के अंदर आपने 1:4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपने डाल के रखा है और वहां का प्रेशर कितना है? 1 atm। कहता है व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ये सवाल है, कैसे सोल्व करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे निकालना है? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन निकालने, मोल फ्रैक्शन निकालो। चलो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? देखो ऑक्सीजन यहां पर कैसे दे रखी है? हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन के मोल 4 है और टोटल मोल 5 है, तो 4/5 हो गया, यानी कि ये आएगा 0.8, सही है। और ये मोल फ्रैक्शन आ गया तो आपके पास प्रेशर भी कितना होगा? 0.8 atm आएगा, पर यहां पर atm में तो दे नहीं रखा आपको, यहां पर atm में आंसर नहीं है। आपको 0.8 atm आता, लेकिन यहां पर दे रखा 0.8 × 10⁵ atm, तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसको आपको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.25 भी आंसर नहीं है, या तो आंसर बी बनेगा या सी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एटीएम में ऑलमोस्ट कितने न्यूटन मीटर होते हैं? 10⁵ न्यूटन मीटर होते हैं, ठीक है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो आपको 0.8 को मल्टीप्लाई करना है, आपको 10⁵। तो अगर आप 0.8 को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आंसर कितना आएगा? सी आंसर बनेगा इसका। आपका इसका आंसर सी बनेगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई करने पर आंसर इसका सी बनेगा। तो 0.8 मोल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁵ से तो ये कितना हो गया? 8 × 10⁴ हो गया ना, तो आंसर इसका सी बनेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। Here we have the next question, बताओ
द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा सवाल है, इसको सोल्व करो। कहता है कि किसी कंटेनर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस था, अचानक से उसको आपने बढ़ा के 327 कर दिया, तो टेम्परेचर 27 से 327 हो गया। तो आपको बताना है कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा सवाल है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, आपका 300 था, 300 से आपने उसको 600 कर दिया, तो प्रेशर टेम्परेचर आपने डबल कर दिया, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप जरा सोचो कि आपका टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन था। T1 आपने इसको T2 कितना कर दिया, 327 यानी कि 600 केल्विन कर दिया। आपको निकालना आता होगा, 273 में प्लस करना है, तो 300 से 600 केल्विन का मतलब आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया। और आपको पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आपने टेम्परेचर डबल किया है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। आंसर क्या बनेगा इसका, बी। सबको समझ में आया, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द रियल गैस एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपको Z का वैल्यू बताना कितना होगा। Z का वैल्यू बताओ कितना, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो। और अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, P के। तो अब आप रख दो, तो वैल्यू क्या बनेगी, P साथ में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये बन गया PV, ठीक है, माइनस PB इज इक्वल टू आर टी। अब मैं सबको क्या करूं, RT से डिवाइड कर दूं। ये RT से डिवाइड कर दिया, ये मैंने RT से डिवाइड कर दिया, ये मैंने RT से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर देखो PV बाई आर टी को क्या बोलते हैं, Z। तो ये आ गया Z माइनस PB बाई आर टी इज इक्वल टू 1। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस PB बाई आर टी। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर इसका C होगा। ये इस तरह से आपको आंसर निकालना था। क्लियर है सब लोगों को, यस। ओ माय गॉड, PB प्लस RT कैसे आ गया, एक मिनट, हमने सब सही किया है, जरा चेक कर लेते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट हाई प्रेशर, नहीं नहीं, आंसर इसका C होना चाहिए, अभी तो निकाले हैं हम। आंसर C ही होना चाहिए, B नहीं। हाई प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को P लिख सकते हैं, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। तो यहां से गलत हो गया, कोई बात नहीं, आंसर इसका C बनेगा, B नहीं बनेगा। ओके, जरा हम चेक कर लेते हैं। ओके, पी वी माइनस बी इज टू आर टी, तो पी वी माइनस पी बी इज टू, अच्छा उधर लेके ही नहीं गया हूं मैं, आई एम सो सॉरी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या गड़बड़ कर दी पता है। तो ये माइनस जाके वहां प्लस हो जाएगा ना यार, यहाँ प्लस का साइन था, ओ माय गॉड, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। आंसर इसका बी बनेगा, आई एम सो सॉरी, माइनस जाके वहां प्लस हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, आई एम गेटिंग ओल्ड। आंसर इसका बी बनेगा जो हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है ऑन हीटिंग अ लिक्विड विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर आपने हीटिंग करी तो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट विस्कोसिटी यानी कि चिकनाई उसकी कम हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आंसर इसका क्या बनेगा, डिक्रीज, बी, है ना। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल पर। यह बहुत अच्छा सवाल है, हमारा आज का आखिरी सवाल है। अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जरा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। अगर आप चाहते कि आइडियल गैस के जैसा वो काम करे, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कब करेगी, हर एक गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती है। तो टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई एंड प्रेशर मस्ट बी वेरी लो। आंसर इसका क्या बनेगा, सी। अरे भैया, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हर कोई आइडियल गैस के जैसा क्यों काम करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा जो कि आइडियल गैस में हम मानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जो कि आइडियल गैस में मानते हैं, तो इसलिए आंसर इसका सी बनेगा। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने बिंदास से 10 सवाल कर लिए, थ्योरी भी कर ली। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसका सॉल्यूशन है जो मैं आपको बता चुका हूं। फाइनली गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, अरविंद.अरोरा। जब डायरेक्टली मैसेज करके मुझे बोल सकता है कि यस सर, हम आपके यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, सो ताकि मैं जान जाऊं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। साथ ही साथ गाइस, ये हमारा चैनल है, याद रखो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि उनका भला हो सके। कर भला तो हो भला। शेयर जरूर करो वीडियोस को, बच्चे शेयर ही नहीं करते, क्या फायदा है, अपने दोस्तों का भला नहीं करोगे तो मतलब क्या है, अपनी फैमिली है, बढ़ाओ इसको।
और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हो तुम लोग तो दिल से नहीं जुड़े हो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो सीधे हमारे दिल में जगह बनाते हो, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने इस गैस स्टेट को भी खत्म कर लिया और हम लोग इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराते रहूंगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, शब्बा खैर। कल के संडे को एंजॉय करो। और वेदांतु का एक लर्निंग चैलेंज है, #21 डेज लर्निंग चैलेंज, मैंने भी एक्सेप्ट किया है और मैंने कुछ एक शायरियां सीखी है जो कल आप देखोगे, प्रीमियर है, देखना जरूर, अच्छी अच्छी शायरियां बोली है मैंने। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, तथा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।